तो नमस्ते, आशा करता हूँ अच्छे होंगे सब लोग। आज का वीडियो लेके आए हैं, चीन क्यों बना रहा है मेगा प्रोजेक्ट समुंदर के अंदर। करते हैं वीडियो चालू। चीन बीच समंदर में शहर क्यों बना रहा है। कल्पना कीजिए कि आप समंदर के बीचों बीच हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन अचानक आपको लहरों के ऊपर जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि कंक्रीट का एक पूरा शहर दिखाई देता है। एक ऐसा शहर जहां गगनचुंबी इमारतें, चमकती हुई सड़कें, पार्क हैं और आलीशान होटल। देखने में ये किसी तरह फ्यूचर दुनिया लगती है, लेकिन इस सपने को सच में जी रहा एक देश जिसका नाम है चीन। आज हम बात करेंगे चीन के उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जिन्होंने कुदरत को चुनौती देकर समंदर का नक्शा ही बदल दिया है। हम बात करेंगे ओशियन फ्लावर आइलैंड, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड माना जाता है, लेकिन आज एक वीरान शहर बनने की कगार पर है। और सिर्फ यही नहीं, हम आपको ले चलेंगे साउथ चाइना सी के उन विवादित इलाकों में जहां चीन ने छुट्टियों के लिए घर नहीं बल्कि सूबी रीफ जैसे आर्मी फोर्ट बना दिए हैं, जहां आम लोगों का आना मना है और कोने कोने में लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं। आखिर चीन समंदर में ये नई जमीन से टुकड़े क्यों बना रहा है? क्यों अरबों डॉलर खर्च करने के बाद ये इमारतें खाली पड़ी हैं? और सबसे जरूरी सवाल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं गहरे राजों से पर्दा उठाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पहला, ओशियन फ्लावर आइलैंड। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं चीन के हेनान सिटी में। यहाँ पर स्थित है ओशियन फ्लावर आइलैंड, जिसे चीनी भाषा में हेंडुआ डाओ कहते हैं। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये पानी के ऊपर खिले हुए 3 विशाल फूलों की तरह दिखता है। ये कोई कुदरती द्वीप नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह दुबई के मशहूर पाम जुमेराह से भी 1.5 गुना बड़ा है। इस प्रोजेक्ट को तैयार किया था चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड ग्रुप ने। इस प्रोजेक्ट के पीछे का सपना बहुत बड़ा था। चीन इसे चीन का दुबई बनाना चाहता था। योजना के मुताबिक यहाँ 28 म्यूजियम, 58 होटल, दुनिया का सबसे बड़ा मीटिंग सेंटर और हजारों आलीशान अपार्टमेंट बनाए गए। सोच यही थी कि दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आएंगे और ये जगह दुनिया की सबसे बड़ी छुट्टियों की जगह बन जाएगी। निर्माण का स्तर इतना विशाल था कि समुद्र में मिट्टी और रेत डाल डालकर जमीन बनाई गई। इस प्रक्रिया में पर्यावरण को नुकसान तो हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग के नजरिए से देखा जाए तो यह चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस खूबसूरत सपने के पीछे एक काली हकीकत छिपी थी। आज अगर आप ओशियन फ्लावर आइलैंड जाएंगे तो आपको वहां इमारतें तो दिखेंगी, सड़कें भी दिखेंगी, लेकिन जो चीज गायब है वो हैं लोग। यह द्वीप आज एक विशाल घोस्ट सिटी की तरह दिखता है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण एवरग्रैंड का संकट। जिस कंपनी ने इसे बनाया आज वह कर्ज के बोझ तले दब चुकी है। अरबों डॉलर का उधार होने की वजह से निर्माण का काम बीच में ही रुक गया। कई इमारतें आज भी अधूरी हैं और उनके ढांचे हवा में लटक रहे हैं। दूसरा कारण है घरों की मांग में कमी। चीन में जमीन जायदाद खरीदना एक निवेश माना जाता है। वहां लोग रहने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के मुनाफे के लिए खरीदते हैं। यहाँ हजारों अपार्टमेंट बनाए गए जिन्हें बुजुर्गों और यात्रियों के लिए सस्ते घरों के तौर पर प्रचारित किया गया। कीमतें कम थी, जगह अच्छी थी, लेकिन लोगों की मांग उस स्तर पर नहीं आई जितनी उम्मीद थी। दोस्तों, नजारा कुछ ऐसा है कि मीलों दूर तक सिर्फ कंक्रीट के ढांचे हैं। रात के वक्त जब लाइटें नहीं जलती तो यह पूरा इलाका किसी डरावने शहर जैसा लगता है। पर्यटन के लिए बनाए गए पार्क और मॉल आज सुनसान पड़े हैं। ये दिखाता है कि जब बिना सही योजना और मांग के इतना बड़ा निर्माण किया जाता है तो संसाधनों की इतनी बड़ी बर्बादी होती है। लेकिन चीन के आर्टिफिशियल आइलैंड की कहानी सिर्फ फेल हुए घरों के प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। अब हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो मामला गंभीर है और पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, सूबी रीफ। अब हम ओशियन फ्लावर आइलैंड से निकलकर थोड़ा साउथ चाइना की तरफ चलते हैं। साउथ चाइना सागर में है। यहाँ चीन ने जो आइलैंड बनाए वो पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सूबी रीफ। कुछ साल पहले तक सूबी रीफ समंदर में डूबा हुआ एक मूंगा चट्टान कोरल रीफ था, लेकिन आज वहां एक पूरी तरह से एक्टिव सैन्य अड्डा है। चीन ने यहां भी अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और समुद्र के तल से रेत निकाली और चट्टान के ऊपर डाल दी।
इससे उन्होंने एक कभी ना डूबने वाला आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट करियर बना लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबी रीफ पर करीब 4000 इमारतें बनाई गईं। इनमें सिर्फ रहने के कमरे नहीं है, बल्कि यहाँ आधुनिक रडार सिस्टम, मिसाइल रखने की जगहें और लड़ाकू विमान के लिए लंबे रनवेज मौजूद हैं। यह इमारतें इतनी मजबूत हैं कि यहाँ किसी भी बड़े हमले को झेलने की शक्ति है। यहाँ सैनिकों के लिए बास्केटबॉल कोर्ट और दफ्तर भी देखे गए हैं। मतलब साफ है कि चीन यहाँ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आया है। यह द्वीप चीन को दक्षिण सागर पर नजर रखने और कब्जा करने में मदद करता है, जिस पर वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देश भी अपना हक जमाते हैं। जहां ओशियन फ्लावर आइलैंड एक फेल हुआ बिजनेस प्रोजेक्ट है, वहीं सूबी रीफ एक बेहद सफल सैन्य रणनीति का हिस्सा है। ये चीन की उस नीति को दिखाता है जिसके तहत जरूरत पड़ने पर आम नागरिक सुविधाओं को भी सेना के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। भारत के लिए चिंता। अब सबसे बड़ा सवाल, चीन के इन निर्माण कार्यों का भारत पर क्या असर पड़ता है और आखिर हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं? दोस्तों, इसे हमें 3 नजरियों से देखना होगा। पहला, स्ट्रेटेजिक घेराबंदी। चीन की ये द्वीप बनाने की रणनीति सिर्फ दक्षिण चीन सागर तक सीमित नहीं रहेगी। जानकारों का मानना है कि चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, जिसे हम मोतियों की माला कहते हैं। इसके तहत चीन श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव में बंदरगाह विकसित कर रहा है। अगर चीन ने कल को हिंद महासागर में भी बनावटी द्वीप या सैन्य अड्डे बनाने शुरू कर दिए तो यह भारतीय सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा होगा। अंडमान और निकोबार की कमान। भारत के पास भी एक बहुत बड़ा रणनीतिक ठिकाना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सूबी रीफ को देखकर भारत को यह समझ में आ गया है कि यह भी हमें द्वीपों को आधुनिक करना होगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने अंडमान में अपने सैन्य ढांचे को तेजी से बढ़ाया है। वहां हवाई पट्टियों को सुधारा जा रहा है और नौसेना के अड्डों को मजबूत किया जा रहा है ताकि मलाक्का स्ट्रेट पर नजर रखी जा सके, जहां से चीन का ज्यादातर व्यापार होता है। तीसरा, बुनियादी ढांचे का विकास। चीन के ओशियन फ्लावर प्रोजेक्ट से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ अंधाधुंध निर्माण काफी नहीं। भारत आजकल बुनियादी ढांचे पर बहुत जोर दे रहा है, जैसे लक्षद्वीप विकास योजना। हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो भी बनाएं वह लंबे समय तक चले और घोस्ट सिटी ना बने। भारत का तरीका हमेशा कुदरत और विकास के बीच संतुलन बनाने का रहा है, जो कि एक बेहतर रास्ता है। भारत के लिए चीन के ये बनावटी द्वीप एक चेतावनी की घंटी की तरह हैं। ये दिखाते हैं कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि समुद्र के बीच बने इन कंक्रीट के द्वीपों पर भी लड़ी जाएगी। इसलिए भारतीय नौसेना का मजबूत होना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। वापस आते हैं चीन पर। आखिर इतना पैसा पानी में बहाने का मकसद क्या है? ओशियन फ्लावर आइलैंड जैसे प्रोजेक्ट भले ही अभी वीरान लग रहे हों, लेकिन ये चीन की ताकत और आर्थिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक थे। चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह इंजीनियरिंग में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। पर्यावरण के नजरिए से इन द्वीपों को बनाने के लिए हजारों साल पुराने मोगा चट्टानों यानी कोरल रीफ्स को तबाह कर दिया गया। समंदर का इकोसिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसका असर वहां के समुद्री जीवों पर पड़ रहा है। आर्थिक रूप से जब ऐसे प्रोजेक्ट फेल होते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। एवरग्रांड का संकट इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब लोगों का पैसा डेड प्रोजेक्ट में फंस जाता है, वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई यहाँ सस्ते घर के लालच में लगा दी, आज वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूबी रीफ जैसे सैन्य प्रोजेक्ट पर खर्च किया गया पैसा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। चीन का मानना है कि दक्षिण चीन सागर में नियंत्रण रखने से वह खरबों डॉलर के व्यापारिक रास्ते को नियंत्रित कर सकता है। जो एक तरफ ओशियन फ्लावर का पैसा डूब रहा है तो दूसरी तरफ सूबी रीफ पर ताकत बढ़ रहा है। अंत में आपका क्या मानना है? क्या भविष्य में हम समुद्र में ऐसे और भी शहर बसते हुए देखेंगे या फिर यह प्रोजेक्ट्स कुदरत के आगे दम तोड़ देंगे? और क्या भारत को भी अपने द्वीपों पर आक्रामक निर्माण करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही दुनिया के रहस्यों से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई